प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार आपकी अदालत में रजत शर्मा जी से कहा था, मतलब आंसर दिया था इंटरनेशनल प्रेशर पर। मोदी जी खुद 2013 में कहे थे एक इंटरव्यू के अंदर कि इंटरनेशनल प्रेशर तो इंडिया क्रिएट कर सकता है, कोई हम पर क्या क्रिएट करेगा। तो भाई साहब मोदी जी का जो बयान है वही अपोजिशन इस समय लेकर आ रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं, सर ये कैसी ट्रेड डील है, आपने ट्रेड का टैरिफ 18% झेल करके भी उनको 0% दिया, फायदा तो आपने उनका किया। सवाल कुल मिलाकर के मॉनिटरिंग पर आ गया कि वो मॉनिटर करने वाले, हम पर प्रेशर क्रिएट करने वाले होते कौन हैं। देखो साहब, प्रधानमंत्री को अब अपनी ही बातों के ऊपर आंसर देने में हिचक हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि प्रेशर क्रिएट करके उन्होंने रशिया के तेल के ऊपर हमसे सवाल कर लिए हैं। अब फिर से एक सवाल को डिकोड करते हैं कि साहब एक बात बताओ, प्रधानमंत्री मोदी की 2013 की स्टेटमेंट, हमारे ऊपर न्यूक्लियर परीक्षण के समय 1998 का स्टेटमेंट, और आज जब ट्रंप ने पूरी दुनिया को तहस नहस कर रखा है आज का स्टेटमेंट, तीनों में अंतर क्या है? अंतर को अगर आप आज के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो यह बहुत बड़ा अंतर है। 1991 में जब भारत ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन अपनाया था, वैश्वीकरण अपनाया था, तब यह कहा था कि वैश्वीकरण दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगा। बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों को हमने भारत में आने दिया, दुनिया भर की कंपनी, क्योंकि भारत तो पहले ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पीड़ित रहा था। इसलिए 1991 तक हम डरते थे कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत के अंदर एंट्री ना कर जाए। इसलिए हमने अपनी पॉलिसी को बड़ा ही समेट कर और सहेज कर रखा हुआ था। क्लोज इकोनॉमी की तरह से हम ग्रो कर रहे थे कि नहीं नहीं हम किसी को नहीं आने देंगे, पहले चेक करेंगे कि तुम हमारे यहां पर राज करने तो नहीं आ रहे हो। 91 में जाकर अमेरिकी दबाव में उस समय पर हम लोगों ने, उस समय के हालात पता है, भारत को अपना सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, हालात गवाह हैं कि भारत का IMF का कर्ज लेने की नौबत आ गई थी, तमाम स्थितियां आ गई थी। उस समय पर हमने वैश्विक कंपनियों को भारत में आने दिया और उन कंपनियों में आज हमने काम कर करके, उन कंपनियों के लिए कंज्यूमर बन करके अपने आप को दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बना लिया। यह बात अब चुभ रही है उन्हें जिनकी कंपनियां भारत आई थी। सोचा तो क्या था उन्होंने सोचा यह था कि कमा के लौटेंगे, लेकिन भारत उन्हीं को सीख करके अपना रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया। अब का भारत अलग था क्योंकि स्वतंत्र था। स्वतंत्र भारत ने बड़े ही सहेज के कदम रखे थे। इसलिए 1991 से जब 98 में सैंक्शन की बातें हम पर आई थी, या फिर जब हमारे ऊपर हमने स्माइलिंग बुद्धा किया था इंदिरा गांधी जी के समय पर न्यूक्लियर परीक्षण, उस समय तक हम ऑलरेडी क्लोज थे, तो परीक्षण के ऊपर हमारे सैंक्शंस का दबाव नहीं था। 98 के अंदर भी अगर हम अटल जी के समय पर बात करें तो 91 से 98 के अंदर हमको ग्लोबलाइजेशन का महसूस ही नहीं हो रहा था। हमारे लिए बड़ी प्राथमिकता यह थी कि हम पाकिस्तान से पहले अपनी जान बचाएं। ये जिसको आपने सहायता दे रखी है, अमेरिका पूरा उसके घर में घुस के बैठा है, मारने के लिए उसको सारे के सारे वेपन दे रखे हैं, वो बदले लेने के लिए कि चलो भारत पर चढ़ाई करेंगे, उससे निपटने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। ये वो वाली बात है कि भाई साहब हमारे लिए जीना ज्यादा जरूरी था कि व्यापार। न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे लिए जीने जैसी स्थिति थी कि भाई साहब पहले सरवाइव करोगे तभी तो लड़ोगे, इसीलिए करो या मरो वाली बातें अब से चरितार्थ हो रही थी। भारत ने उस समय पर प्रतिबंधों को किनारे से साथ दिया था। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, हमारे पास दुनिया की आर्थिक ताकत भी है, और अभी हमें 2047 का लक्ष्य भी साधना है। हमें विकसित भारत तक जाना है। विकसित भारत जाने में हमारे लिए जरूरत किस बात की है? हमारे पास जरूरत है पैसे की। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा विदेशों के साथ व्यापार करके। देखिए, अर्थशास्त्र की ये कॉमन सी फीलिंग है जो हम सबके अंदर होनी चाहिए, और वो ये कि किसी भी देश की इकोनॉमी बूम तब करती है जब उस देश में बाहर से पैसा आता है। अगर आपको मैंने 100 रुपए दिए, आपने किसी और को दिए, उसने फिर घुमा के मुझे दे दिए, इकोनॉमी वहीं की वहीं खड़ी है। आपके देश में कोई भी फॉरेन करेंसी जब अगर नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी। आप सोचिए, जिस दिन भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हुई, रुपया मजबूत हो गया था, 2 रुपए तक मजबूत हो गया था, 120 पैसे तक मजबूत हो गया था। ऐसे में अगर हमारे रुपए में मजबूती चढ़ी थी, अगर डॉलर के मुकाबले हम चढ़े थे, तो कारण क्या था? डॉलर इंडिया में तेजी से अब आने लगेगा। क्यों? क्योंकि डॉलर का रास्ता खोल दिया था हमने। हमारे पास दुनिया में से डॉलर कमाने के मुश्किल से 3 ही देश हैं। हम मेजर डॉलर कमाते हैं अमेरिका से, दूसरा यूरोपियन यूनियन से, तीसरा बांग्लादेश जैसे देशों से। हमारे पास डॉलर का सोर्स ही नहीं है। हमारे पास डॉलर के नाम पर कोई और साधन नहीं है। हम नेट इंपोर्टर हैं, सर्विस बेचते हैं या रेमिटेंसेस। हमारे पास सर्विसेज देकर के डॉलर कमाते हैं, या फिर हम लोग अपने लोगों को जो बाहर नौकरी करने भेजे हुए हैं, जो घर आकर के अपने रेमिटेंस भेजते हैं, उसकी कमाई होती है। तो हमारे डॉलर के मेजर सोर्सेज में यही है। व्यापार से जो डॉलर कमाना है वो अमेरिकी व्यापार से ही हम मेजर डॉलर कमाते हैं। हर बार लगभग 41 बिलियन डॉलर का हम डॉलर लेकर आते हैं। लेकिन हो क्या रहा था? रूस से सस्ता तेल मिलना हमें शुरू हुआ। हमने कितना तेल खरीदा?
रूस से जब से युद्ध शुरू हुआ है ना, तब से, कौन सा युद्ध, रशिया यूक्रेन युद्ध, तब से लेकर अब तक भारत 168 बिलियन डॉलर का तेल खरीदा है। ये फैक्ट को पकड़िएगा, 168 बिलियन डॉलर का हम लोग तेल खरीदे, जिससे हमने पैसा कितना बचाया, मतलब कितना सस्ता खरीदा। दुनिया में अगर भाव चल रहा था मान लीजिए $65 प्रति बैरल का, तो रूस ने हमें $50 प्रति बैरल तक भी दिया है। दुनिया में 90 का भाव चल रहा था तो उसने 65 का दिया, 65 का चल रहा था तो 50 का दिया, उसने हमेशा डिस्काउंटेड रेट पर दिया। हमने उससे तेल खरीद के पैसा कितना बचाया, हमने बचाए कुल 4 सालों में $17 बिलियन। कितने, $17 बिलियन। यह एक अच्छी डील थी। कब तक अच्छी थी, जब तक बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। हम $40 बिलियन अमेरिका से कमा रहे थे, $17 बिलियन खर्च कम करके बचा रहे थे रूस के साथ व्यापार करके। अभी क्या हुआ, अमेरिका ने हमारे उन पैसों पर, कौन से वाले, जिसको हम अमेरिका से कमाते थे, अमेरिका हम पर कितना टैरिफ लगाता था, अप्रोक्सीमेटली 3% टैरिफ लगाता था, बढ़ा के कितने कर दिए, सीधे 50% टैरिफ। इससे हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए घट गए। तो जो $17 बिलियन हम रशिया से 4 सालों में बचाए, उसने एक झटके में साल भर के अंदर नीचे ला दिए। स्थिति क्या बन गई, कमाने क्या निकले थे, कमाने निकले थे भाई साहब डॉलर, दे बैठे डॉलर। किसके चलते, ट्रंप की नीतियों के चलते। वो भाई कुल व्यापारी आदमी है, एकदम कैपिटलिस्ट आदमी है, उसको समझ में आता है कि कौन सी नस दबाऊंगा ये खट से चले आएंगे। भाई हर देश अपने हितों की रक्षा कर रहा है, रूस भी अपने हितों की रक्षा कर रहा है। रूस ने ना तो हमें मुफ्त में तेल दिया, रूस ने हमारी जो भी सुरक्षा आज तक दी है उसके बदले पैसा लिया। रूस के लिए भारत भी तो एक बाजार है, भारत भी तो उसके वेपन फ्री में थोड़ी लेता है। रूस की अगर बात की जाए तो जो S-400 भारत को बेचा है, वो भारत के दुश्मन चाइना को भी बेच के बैठा हुआ है। जो इंजन भारत को दे रहा है फ्लाइट के, वही इंजन वो चाइना को भी दे रहा है, चाइना वाले उधर से पाकिस्तान को दे रहे हैं। वो तो व्यापारी बनकर बैठा है, पैसा कमा रहा है। हमको जो पक्ष की बात रखनी थी कि भाई रशिया के साथ हमने धोखा कर दिया, नहीं कर दिया, वो एक अलग आर्ग्यूमेंट है। पर यहां खेला कहां फंस गया, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं गुजरात से, वो भी व्यापारी आदमी। उन्होंने व्यापार को कहां से जोड़ा, उन्होंने जोड़ा कि साहब लीजिए, उधर से ट्रंप से कमाएंगे, इधर से रशिया से कमाएंगे, भारत एक बड़ी इकोनॉमी बनेगा। ट्रंप और बड़ा व्यापारी आ गया, दोनों लोग एक दूसरे के मजे लेते हैं नेगोशिएटर करके। ही इज ए गुड नेगोशिएटर, ही इज ए गुड व्यापारी है ना जी। तो व्यापारियों ने एक दूसरे की पकड़ ली कि भाई तुमको तो बेटा पता है कि ज्यादा पैसा तुम हमसे कमाओगे, अब सुनो तुम्हारे पैसे के ऊपर हम रोक लगाते हैं, तुम खिंचे चले आओगे। क्यों, क्योंकि ट्रंप को दुनिया में इस समय जो सबसे बड़ी जलालत मिल रही है वो किस बात पर मिल रही है, वो रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं रुकवा पाया। जिसने चुनाव प्रचार में यह कहा हो कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दूंगा, वो नहीं रुकवा पाया। रूस यूक्रेन युद्ध रुक गया होता तो आज रूस के ऊपर से प्रतिबंध खुद ही हट गए होते। तो भारत ने ट्रेड डील मार्च में क्यों करी है, ट्रेड डील मार्च में साइन क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण यह है कि अभी ट्रंप ने रशिया को भी अल्टीमेटम दिया हुआ है कि सुनो, तेल खरीदना तो तुमसे बंद करवा रहे हैं, तुम्हारा पैसा आना रुकेगा, तुम आओ तो सही यूक्रेन के साथ ट्रेड डील करो, वो करो, एग्रीमेंट करो कि युद्ध नहीं करोगे। ये दोनों युद्ध रोकेंगे, तत्काल प्रभाव से रूस पे से प्रतिबंध हटेंगे तो रूस से भारत तेल खरीदना फिर से जारी रख लेगा। भारत ने असल में मार्च तक के लिए टाइम बाई किया है, तेल नहीं किया है। हम समय खरीद रहे हैं कि रूस वालों तुमको हमने, इसीलिए रूस से जब सवाल पूछा गया कि भाई साहब आपसे तेल खरीदना बंद कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई कारण ही नहीं है, भारत हमारे साथ क्यों करेगा ऐसा, रिकंसीडर करने की हमारे साथ तो आवश्यकता नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पूछा जा रहा है, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। ये सब लोग जो बयान दे रहे हैं ये क्यों दे रहे हैं, कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि 15 मार्च तक का इंतजार करो, अभी तो ट्रेड डील होना बाकी है। इस बीच में फिर से बिहाइंड द सीन अमेरिका से डील होनी है। क्या होनी है कि भाई सुनो, थोड़ा बहुत तेल तो खरीदने दो यार, चाइना अमेरिका से दिल। अब भारत इंतजार वेट एंड वॉच का किस पे कर रहा है कि एक बार रशिया यूक्रेन बैठ करके शांति स्थापित कर लें तो इनकी शांति से प्रतिबंध रूस पर से हटे, हम तेल भी कमा पाएं और अमेरिका के साथ व्यापार भी कर पाएं। तो खेला जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे आप बहुत सिंपल समझ रहे हैं, ये सिंपल है नहीं। फिर आप पूछेंगे सर इस बात में एक बात बताओ, क्या विपक्ष गलत कर रहा है क्या सरकार के साथ? इसको गलत मत कहिए। क्यों मत कहिए? क्योंकि सरकार भी तो क्रेडिट बटोरती है कि दुनिया में हमने डंका बजा दिया। तो भाई साहब वही वाली बात है, अगर आप तालियां बटोरते हैं तो आपके सामने क्रिटिसिज्म भी आ रहा है। तो क्रिटिसिज्म आ रहा है तो इसे हैंडल करिए। हैंडल करने में एकदम स्पष्ट तरीके से रखने की आवश्यकता है।
ट्रंप जैसे व्यक्ति के बातों को जितना वो खुल के रख रहा है, भारत भी खुल के रख दे कि देखिए वार्ता चल रही है, प्रधानमंत्री को आना चाहिए, बयान दे देना चाहिए कि वार्ता चल रही है, मार्च तक इनका एग्रीमेंट हो जाना है, हम रूस के साथ नेगोशिएशन में हैं, हम अमेरिका के साथ भी अपना पक्ष रखने की स्थिति में हैं, जैसे ही कोई स्थिति बनकर आएगी हम भारत के सामने क्लियर कर देंगे। आज आप समझिए, भारत के अंदर ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है ओएनजीसी को, ओएनजीसी ओन करती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ओन करता है मैंगलोर रिफाइनरी को, रूस की कंपनी है गैज़प्रोम, गैज़प्रोम ओन करती है गैज़प्रोम नेफ्ट को, गैज़प्रोम नेफ्ट गैस बेचता, तेल बेचता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। तो असल में सरकार को ही तो मिल रहा है रूसी तेल, तो जो रूसी तेल मिल रहा है, तो भारत सरकार असल में तेल खरीदना अगर बंद करती है तो भारत में निश्चित ही बहुत सारी दिक्कतें तेल की कीमतों पर आएंगी, जिसका अल्टरनेटिव अमेरिका खुद बनकर आ रहा है। वो कह रहा है सुनो मुझसे तेल खरीद लो, मैंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। इसलिए फिलहाल भारत की रिफाइनरी बिना सरकारी आदेश के खुद से तेल खरीदना कम कर रही हैं कि रुकते हैं, थोड़ा रुक के खरीदेंगे, जो आंकड़ा खुद बता रहा है कि भाई साहब आंकड़े लगातार गिरते जा रहे हैं, रूस से तेल खरीदना कम हो रहा है। इंडिया की रिफाइनरी जो है रशिया तेल खरीदने पर कमी करने निकल पड़ी है। ठीक है, इंडियन रिफाइनरी ड्रॉप रशियन ऑयल, ऐसा अपने आप निकल कर आ रहा है, सरकारी आदेश नहीं है, सच्चाई है। अमेरिका इस खेल को क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही युद्ध शुरू हुआ था रशिया रिसेशन में चला गया था, लेकिन तेल बेच करके उसकी इकोनॉमी बूम कर गई थी। जब से तेल पर प्रतिबंध लगना शुरू हुआ है रशिया की इकोनॉमी गिरने लगी है। तो ट्रंप इनके तेल से खेल रहे हैं। ट्रंप को पता है कि भारत तेल खरीदना बंद करेगा, चाइना तेल खरीदना बंद करेगा, रूस अपने आप आ जाएगा टिक करके। रूस ने भारत में नायरा नाम से कंपनी खोल रखी है, रूस की तेल कंपनी है रोजनेफ्ट। रोजनेफ्ट 49% अपने हिस्सेदारी रखती है नायरा नाम की कंपनी में, जो नायरा पहले रुइया ग्रुप के पास हुआ करती थी। आपने अगर सुना हो तो एसआर के नाम से, शशि रुइया, रवि रुइया नाम से रिफाइनरी थी गुजरात की, उस ग्रुप को रोजनेफ्ट ने खरीदा, नाम रख दिया उसका नायरा। उसके साथ में एक और यूसीपी करके कंपनी जुड़ी हुई है, उसका भी कुछ ना कुछ मामला लंबा चौड़ा सा है। विदेशी कंपनियों की ऑनरशिप में भारत में रिफाइनरी चलती है, जो कि रूसी तेल को रिफाइन करके भारत में बेचती है। लेकिन अब चक्कर यह है कि जब से रोजनेफ्ट पर बैन लगा है, नायरा के अंदर रोजनेफ्ट अपना 49% हिस्सा बेचना चाह रही है। दिक्कत यह हो रही है खरीदार नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि फिर रिफाइन क्या करेंगे जब रूसी तेल नहीं आएगा? तो मामला बहुत पेचीदा फंसा हुआ है। सॉल्यूशन के नाम पर भारत के पास में केवल इतना है कि भारत को सबसे पहले जो सालाना 45.8 बिलियन डॉलर की कमाई हो रही थी ना अमेरिका से व्यापार करके, उसको तो पहले कैप्चर करना ही चाहिए, क्योंकि 168 बिलियन डॉलर का 4 साल में आप तेल खरीद करके 17 बिलियन डॉलर बचाए थे। 17 बिलियन डॉलर से फार फार बेटर है 45 बिलियन डॉलर कमाना। यह बात सच है, और इसके लिए भारत को दिमाग लगाकर अपने बड़े ट्रेड पर ध्यान देनी चाहिए, जो हम अमेरिका से करके ग्रो कर सकते हैं। अब बात आती है क्या रूस को इस बात के लिए धोखा दे दें? नहीं, नेगोशिएट करिए। जैसे आपने अमेरिका को 50 से 18 की यात्रा तक घसीटा है, ऐसे ही उसको आगे कहिए कि हम अपनी जरूरतों का सस्ता तेल वहां से खरीद रहे हैं, या फिर आप हमें उनसे सस्ता तेल वेनेजुएला से दिला दो, हम वहां से ले लेंगे। बी ए नेगोशिएटर, भारत ये कर सकता है। तो भाई साहब इनको क्या बयान देना था? इनको बॉल बाय बॉल नहीं खेलना था। इस बीच में ट्रंप का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब बेइज्जत, इसमें बयान ये है, मैं इसमें आपको पढ़ के सुना देता हूं। द यूएस प्रेसिडेंट सेड प्रधानमंत्री लव्स मी, पीएम मोदी लव्स मी। द रिपब्लिक लीडर देन क्विकली क्लैरिफाई नॉट टू टेक द वर्ड लव एनी डिफरेंटली एज ही डजंट वांट टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ पीएम मोदी। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है ट्रंप का, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी लव्स मी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी का करियर बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए लव को गलत तरीके से मत ले लेना। इस बात को आज के कंटेक्स्ट में लोग डाल रहे हैं कि आज कहा है उसने। असल मायने में ये वीडियो पुराना है, और ये अक्टूबर 16 2025 का वीडियो है, जब वो भारत से खफा चल रहा था। उसे लगता था कि भारत के साथ में अगर ज्यादा मैंने खींचातानी कर दी तो प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिकल इमेज खराब हो जाएगी, और वो जानता था इस बात को। जो अपोजिशन खींच कर बाहर आ रहा था, वो उसका आनंद ले रहा था। ट्रंप को भाई बहुत अच्छे से मीडिया फुटेज समझ में आती है, वो खेल रहा था, और भारत के प्रधानमंत्री बस उसी को हैंडल नहीं कर पा रहे कि ये चल क्या रहा है। कभी सोशल मीडिया को प्रधानमंत्री मोदी ने समझा था, दुनिया के अंदर छा गए थे। भाई साहब उनसे बड़ा एक आदमी और आता है जो सोशल मीडिया को समझता है, और वो खेल जाता है। अब दोनों के बीच में असल में इन्फ्लुएंसर लेवल की लड़ाई चल रही है, इसको ऐसे समझिए। इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसने बहुत से लोगों के साथ यही सब बातें की। सोचो, जिसने चुनाव जिताया उसके साथ भी प्यार ही करता था, उसके साथ भी खेला कर दिया इसने। जिन लोगों ने इसके साथ खड़े होकर ताकत दी थी, यूरोपियन यूनियन के लीडर, G7 कंट्रीज, उनके साथ इसने खेला कर दिया था। तो ये व्यक्ति
किसी तरह का नहीं है, केवल स्वार्थ का आदमी है और भारत को भी स्वार्थ समझना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के एक पूर्व एनएसए रहे हैं जिनका नाम है हेनरी किसिंजर, उनका एक बयान है, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमीज। अमेरिका का कोई परमानेंट मित्र नहीं है, ना कोई शत्रु है, केवल है तो उसके हित। यह बात भारत को भी समझनी होगी। भारत का कोई परमानेंट मित्र ना हो, कोई परमानेंट शत्रु ना हो, जो सबसे ऊपर हो वो हो राष्ट्रहित, और उस राष्ट्रहित के लिए हमारे राजनेताओं को खुलकर बयान देने से किसी ने नहीं रोका है। इतने लोगों ने उन्हें ताकत दी है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, जब जाकर बहुमत उन्हें मिलता है, सत्ता वो चलाते हैं। ध्यान रखें, राष्ट्रहित के ध्यान में रखते हुए अपनी बातों को स्पष्टता से सामने रखें। जो भी है राष्ट्र के सामने जब आएगा, राष्ट्र खुद से स्वीकारेगा। प्रधानमंत्री को आवश्यकता है कि सामने आए, आकर के पूरी बातें क्लियर कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। फैक्ट्स को चेक करते रहें, आगे बढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी देर तक जो आपके साथ मैंने वार्ता की है, इससे अगर आप संतुष्ट हैं तो प्लीज आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।